की गई हैं ये धमाकेदार आपकी एनटीपीसी के लिए स्टार्ट की गई हैं क्लासेस, जहाँ पे एनटीपीसी में जनरल नॉलेज का पहला जो सेक्शन है आपका इंपॉर्टेंट साइंस वाला जो सेक्शन है उसकी यहाँ पे हम बात करें। और जैसे कि मैंने आपको कल ही क्लियर कर दी थी ये चीज़ कि आज ये जो क्लासेस होंगी ना इसमें हम कौन सा पार्ट सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता लग रहा है केमिस्ट्री जो है हम शुरू करने वाले हैं। बेसिकली जैसे कल क्लियर किया था कि 4 पोर्शन जो है वो हम करने वाले हैं, एक बायोलॉजी, एक एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक केमिस्ट्री करने वाले हैं और एक फिजिक्स करने वाले हैं। क्योंकि बायोलॉजी ऑलरेडी सुबह की 9:30 बजे की क्लास में आरआरबी जेई की जो क्लास है उसमें ऑलरेडी हमारी शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज का जो आपका टॉपिक है ये क्या है कि आपको केमिस्ट्री के बारे में जानना है कि बेसिकली देखो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री के, जितने भी रासायनिक विज्ञानों में जितने भी कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई अलग अलग जो थ्योरीज हैं या किसी की कुछ खोज है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, उसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लास आपकी आज होने वाली है। शुरुआत कर रहे हैं हम आपकी यहाँ पे एनटीपीसी के लिए और कुछ इस भरोसे से शुरुआत कर रहे हैं कि जिस भरोसे से हमने ये क्लास शुरू की है ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट्स जो हैं वो एनटीपीसी का आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम निकल रहा है या आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम निकल रहा है या चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट्स क्वालिफाई करें। अभी किसी ने एक कमेंट किया था, सिर्फ उस कमेंट का मैं आपको एक रिप्लाई देना चाहती हूँ, फिर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सबको पता है जो लोग ऑलरेडी मुझसे पढ़े हुए हैं, क्लास बिल्कुल आपकी थ्योरी के साथ टॉपिक के साथ शुरू होगी और अच्छे से आपका ये 30 मिनट्स का जो टाइम है ये आपके लिए बेस्ट टाइम जो होगा वो रहेगा, मतलब आपके लिए पूरा कंटेंट दिया जाएगा। अब इसी में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, किसी ने बोला कि मन नहीं लगता है पढ़ने में, कैसे हम उसको पढ़ाई करें, उसके लिए आप कुछ बताओ। तो एक लाइन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, देखो भूख की इंपॉर्टेंस तब पता लगती है जब खाना ना हो, ठीक है, क्लियर है ये चीज। उसी तरीके से जॉब की इंपॉर्टेंस आपको तब लगेगी जब चीजें एकदम से इस टाइम हाई लेवल है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी नहीं कहूंगी मैं आपके पास, डायमंड अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही कभी मिले, शायद ही कभी इतनी बम्पर वैकेंसीज आए। तो जी लगा के यहाँ पे मेहनत करिए, ठीक है। एक चीज दिमाग में बिठा लेनी है कि जॉब लेनी है, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं। देखो होगी नहीं होगी, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा, बायो करेंगे क्या तो होगा, केमिस्ट्री नहीं करेंगे तो चलेगा, मैथ्स थोड़ा वीक है तो चलेगा, ये सारे ऑप्शंस को हटा दीजिए। इसमें नहीं हुआ तो किसी और में ले लेंगे, नहीं, टारगेट करना है और उस टारगेट को अटेंड करना है। इसी कोशिश के साथ ये क्लासेस शुरू की गई हैं। मेरे ख्याल आप भी चीज़ों को समझ पा रहे होगे, आप भी समझ पा रहे होगे कि इस कंपटीशन भरे ज़माने में कितना इंपॉर्टेंट है जॉब लेना, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस जो है वो जॉब की ना बता के मैं सब्जेक्ट की बताती हूँ ताकि कहीं ना कहीं आपको ये मदद करे आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री जैसे कि बात की थी हमने, केमिस्ट्री जो वर्ड है ये केमिस्ट्री से ना शुरू होके किससे शुरू हुआ था, एल्केमी, ठीक है। एल्केमी से इस वर्ड की या इस केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी यहाँ पे, राइट। और इसी वर्ड को अगर हम थोड़ा सा डिटेलिंग करके देखते हैं तो केमिस्ट्री सिर्फ आपके लिए मात्र एक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये कुछ साइंटिस्ट की 300 साल की मेहनत का नतीजा है कि आज हम यहाँ पे इस चीज को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए दो थ्योरी हैं। अगर आप एक बेसिक साइंटिफिक थ्योरी के लिए जाओगे तो साइंटिफिक थ्योरी में क्या होता है कि हर एक चीज का एक भौतिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बोला या फिर केमिकल प्रॉपर्टी बोला, भौतिक गुण या रासायनिक गुण बोला, उसके आधार पे पृथ्वी पे हर एक चीज मौजूद है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम इंडियन फिलोसोफर की बात करते हैं जहां से इस चीज की शुरुआत हुई थी, अगर हम कुछ दार्शनिक लोगों की बात से शुरुआत करते हैं तो एक सीधी सी चीज है, ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों का बना हुआ है और 5 तत्वों में ही
विलीन हो जाता है। जैसे कि हमें आपको पता है पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, सारी चीजें जो है इन 5 चीजों से ही बनी रहती हैं। चाहे वो मानव शरीर हो, चाहे पृथ्वी की संरचना की हम बात करें या हमारे वायुमंडल की संरचना की हम बात करें, किसी भी चीज की आप बात करिए, पंच तत्वों से ये चीज बनी होती है। पंच तत्वों से हमारा जो ब्रह्मांड है या कोई भी चीज है वो बना रहता है और आखिरी में जाके भी पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो यही है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपकी हवा है, पानी है, धरती है, आपकी किचन में बंद डब्बे में जो नमक रखा हुआ है वो केमिस्ट्री है, खाना सोडा केमिस्ट्री, सोडा केमिस्ट्री, पानी, हर चीज जो है वो आपकी केमिस्ट्री ही है, राइट। अभी जब हम इसको ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे तो ब्रांचेस की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल देखिए, सबसे पहले ब्रांचेस से पहले मैंने आपको बोला कि ये कुछ साइंटिस्ट के 300 साल की मेहनत का नतीजा है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एंटनी लवोजियर, ठीक है, एंटनी लवोजियर, जिनको कि आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हम टर्म करते हैं इनको। एंटनी लवोजियर आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको चार्ल्स बॉयल, राइट, डाल्टन जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया है यहाँ पे, बर्जीलियस जिनके आधार पे, बर्जीलियस ने ही जितने भी केमिस्ट्री में हमारे तत्व जो हम पढ़ेंगे 118, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये 118 एलिमेंट्स के नाम किस तरीके से देना चाहिए बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। तो ये जो केमिस्ट्री की पूरी एक थ्योरेटिकल शुरुआत थी वो किसके द्वारा दी गई थी? एंटनी लवोजियर, बॉयले, डाल्टन, बर्जीलियस, ठीक है। सारे साइंटिस्ट को हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि लेवोजियर ने क्या किया था, आधुनिक केमिस्ट्री या मॉडर्न केमिस्ट्री जो हम बोलते हैं उसका इनको जनक बोला जाता है। दूसरी चीज आपको एक ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम इन साइंटिस्ट के अलावा कुछ बातें करेंगे तो कुछ ईयर्स के साथ आपको याद रखना है। जैसे कि 1754, ठीक है, 1754 में एक साइंटिस्ट थे जिनको हम ब्लैक करके साइंटिस्ट बोलते हैं, यानी कि आप पूरा नाम याद रख सकते हो, जोसेफ ब्लैक। इन्होंने क्या किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोलेट किया था। तो जब भी साइंटिस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोलेट करना शुरू किया, हाइड्रोजन को आइसोलेट करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैसे काम करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, प्रोटीन किस तरीके से बनती है, उस बेसिस पे काफी सारे साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल ये 4 साइंटिस्ट क्लियर है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, जोसेफ ब्लैक के साथ ही शुरू करते हैं। 1754 में जोसेफ ब्लैक ने, साइंटिस्ट याद रखने हैं, ठीक है, एग्जाम में आपको पूछते हैं, इन्होंने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको हम कहते हैं उसको आइसोलेट किया था, उसके मॉलिक्यूल्स को पढ़ना शुरू किया था। दूसरा आपको याद रखना है, हम पहले 70s पे ही रह रहे हैं यहाँ पे, 1766 में, ठीक है, 1766 में हेनरी कैवेंडिश, मेरे ख्याल नाम ही काफी है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं किसकी यहाँ पे बात कर रही हूँ। यहाँ पे 1766 में, 1766 में अ वेल नोन नेम हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, इन्होंने हाइड्रोजन को आइसोलेट किया, हाइड्रोजन को डिस्क्राइब किया, हाइड्रोजन क्या है डिस्क्राइब किया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन अभी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। कोई भी साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया या कुछ भी क्लासिफाई करना शुरू किया, कभी भी कोई हाइड्रोजन को छूने की कोशिश नहीं करता या हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत डालम डोल सा एक एलिमेंट है, बहुत ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जिसकी खुद की प्रॉपर्टीज ही कभी किधर और कभी किधर हो जाती हैं। तो हाइड्रोजन आपको पता है वो ना तो नॉन मेटल है ना तो मेटल है। अगर उसकी कुछ कंडीशंस हो रही हैं तो वो मेटल हो जाता है, और कभी कुछ और कंडीशंस होती हैं तो वो नॉन मेटल हो जाता है। तो हाइड्रोजन के लिए अलग से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। हेनरी कैवेंडिश ने 1766 यानी कि 1766 में हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया, उसको पढ़ा, उसको दिया, ये पूरा पार्ट। नाउ नेक्स्ट याद रखना है आपको, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन भूलेंगे क्या हम? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। याद रखना है आपको 1773 में, अब आप में से कुछ लोग, जब मैंने ऑक्सीजन बोला
तो प्रिस्टले का भी नाम याद रख रहे होंगे, लेकिन प्रिस्टले नहीं, मैंने आपको यहाँ पे सिंपल डिस्कवरर पूछा है, ठीक है। डिस्कवरर की हम बात करेंगे तो विलियम शील, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, काफी सारी कंफ्यूजन है केमिस्ट्री में और कुछ कुछ बायो में भी कि भाई डिस्कवरी किसी ने की, उसको एक्सप्लेन किसी ने किया, उसको पेटेंट किसी और के नाम पे मिला। देखो जरूरी नहीं है कि अगर आपने कोई चीज खोजी है तो उसको आपका पेटेंट भी मिले, ठीक है। खोजना अलग चीज होती है, पेटेंट जो करा लेता है उसके नाम की वो चीज हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, राइट, जैसे अगर हम यहाँ पे टर्म करें, ऑक्सीजन जो है वो पूरा का पूरा डिस्कवर तो शील के द्वारा की गई थी, डब्ल्यू शील, विलियम शील के द्वारा ऑक्सीजन को खोजा गया था, लेकिन ऑक्सीजन का जो पेटेंट है ना वो जोसेफ प्रिस्टले के पास है, ठीक है। तो अब जब आपको डिस्कवरी पूछी जाएगी तो शील आपको आंसर करना है, और पेटेंट के हिसाब से कुछ भी पूछा जाएगा तो प्रिस्टले करके आप लोग याद रखिएगा। पार्ट क्लियर है। 1754, 1766 और 1773। अब एक नाम, जब हम ये सब पढ़ रहे हैं तो हम जरा डाल्टन की भी बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा ईयर का सीक्वेंस बताने लग रही हूँ यहाँ पे। तो डाल्टन का जो ईयर है वो आपको 1803 याद रखना है। मतलब सब कुछ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिस्कवर हो रहा है, हाइड्रोजन डिस्कवर हो रहा है, ऑक्सीजन डिस्कवर हो रहा है यहाँ पे, राइट। अब डाल्टन ने क्या किया, एटॉमिक थ्योरी देना शुरू किया। उन्होंने बोला कि ये जो सब कुछ डिस्कवर हो रहा है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज के ही बने हैं। जैसे हमारे बॉडी में अगर हार्ट किसी ने डिस्कवर कर दिया, लिवर किसी ने डिस्कवर कर दिया, तो बने तो ये आखिरकार किस चीज से हैं, मूलभूत या मूल इसका आधार क्या है, एक कोशिका या एक सेल। उसी तरीके से डाल्टन ने 1803 में एटॉमिक थ्योरी को एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करना शुरू किया। परमाणुओं से बनी होती है धरती पे मौजूद हर एक चीज, ये डाल्टन ने एक्सप्लेन किया। हर एक एलिमेंट, हर एक मैटर जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो डाल्टन के द्वारा दिया गया यहाँ पे। और केमिस्ट्री में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन तब आया जब मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को तैयार करके, बिल्कुल 1800 आपको याद रखना है 1869 में जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को यानी कि आवर्त सारणी को यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने किस तरीके से एटम्स को, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स को आप बदल सकते हो या आप एक्सप्लेन कर सकते हो एलिमेंट्स में, तब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो आई थी उसने केमिस्ट्री को बिल्कुल बदलना शुरू कर दिया। केमिस्ट्री पे नई थ्योरी जितनी भी आई थी वो सारी की सारी किसके बाद आना शुरू हुई, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद यहाँ पे आना शुरू हुई। ठीक है, ये इतना पार्ट क्लियर है। ये सब हम साइंटिस्ट की बात करें तो आज हमने कौन से साइंटिस्ट को पढ़ा, लेवोजियर, बॉयले, डाल्टन, बर्जीलियस, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे जोसेफ ब्लैक, कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, सील, ठीक है, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो ये तो मात्र शुरुआत है केमिस्ट्री की, बहुत सारे साइंटिस्ट आपको आगे आगे यहाँ पे पढ़ने हैं। अभी जरा हम केमिस्ट्री की अगर ब्रांचेस की बात करते हैं तो ये पार्ट जो था अभी तक का वो क्या था आपका, साइंस का बेसिक केमिस्ट्री को आपको इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। अभी अगर हम इसकी ब्रांचेस या इसकी केमिस्ट्री की शाखाओं की हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस है केमिस्ट्री की जिनको आगे आपको पढ़ना है, तो जरा इससे पहले हम इसकी क्या डेफिनेशंस देखें क्या, क्योंकि हमें डेफिनेशन को डिटेल में समझना है। तो पहले ब्रांचेस की बात करते हैं। देखिए केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांचेस हैं आप कई जगह पढ़ोगे कि ब्रांचेस जो है 10 भी हैं, ठीक है, 5 भी ब्रांचेस हैं। कितनी भी ब्रांचेस की आप शाखाओं की बात करो, लेकिन बेसिकली आपको कितनी ब्रांचेस याद रखनी है, आपको केमिस्ट्री की 3 शाखाओं की या 3 ब्रांचेस की बात करनी है, जिसमें से सबसे पहली ब्रांच जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। दूसरा आपको याद रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार इनमें हम पढ़ते क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे हम कार्बनिक चीजों की बात करते हैं, तो कार्बनिक विज्ञान या कार्बनिक रासायनिक विज्ञान,
राइट। तीसरा यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? भौतिक रासायनिक विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस हमने इसको बोल दिया। ये 3 मेन ब्रांचेस हैं जो आपको याद रखनी है केमिस्ट्री के लिए। तो बेसिकली केमिस्ट्री की डेफिनेशन को थोड़ा अभी साइड रख रहे हैं, पहले ब्रांचेस देख रहे हैं हम। मेन ब्रांचेस क्या है? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, यानी कि अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रासायनिक। अब अगर इसी चीज को थोड़ा सा आप ये देखो, आपने अगर केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है, हालांकि 9th और 10th में तो आपने पढ़ी होगी, चाहे अभी आप इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नॉर्मल ग्रेजुएशन कर ली है आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स तो सुने ही है, ठीक है। केमिस्ट्री तो सुना ही है, कुछ और नहीं सुना है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग याद रखिएगा मेटल्स और नॉन मेटल। अभी देखो, अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों में से कई लोगों को ये वर्ड्स नहीं समझ आ रहे होंगे, तो मुश्किल लग रहा होगा कि भाई क्या ही बात हो रही है, पता नहीं क्या एलियन जैसा कुछ फील आ रहा है क्या। ऐसा कुछ नहीं फील करना है। सिर्फ 2 या 3 क्लासेस के बाद आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। जब भी देखो, अगर मैं साइंस की स्टूडेंट हूं, अगर कोई सडनली मैं इको पढ़ना शुरू कर दूंगी, इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया या अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर दिया, तो शुरू के 3-4 दिन मेरे को भी बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। तो ये चीज बिल्कुल माइंड में नहीं लेके आनी है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे पेशेंसली चीजों को सुनना है, समझने की कोशिश करना है। ये बिल्कुल वही वाली चीज है, छोटे बच्चे को जब हम ABCD सिखाते हैं ना, तो मुश्किल होती है, उसको लगता है पता नहीं क्या ही सिखा रहे हैं मेरे को, ये ब्रह्मांड सिखा रहे हैं क्या, ऐसा कुछ। लेकिन आप तो छोटे बच्चे भी नहीं हो और मैं आपको ABCD भी नहीं सिखा रही है ना, तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करनी है। इनऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं तो मेटल्स और नॉन मेटल, ठीक है। तो साइंस का या केमिस्ट्री का वो पार्ट जहां पे मैं आपको धातु और अधातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उनकी अभिक्रियाओं के बारे में, उनकी रिएक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो आपका वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जिस दिन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे मेटल या नॉन मेटल, या पहली दिन पीरियोडिक टेबल जो है जब हम शुरू करेंगे, तो हम वो क्या पढ़ रहे होंगे? एक बार फिर से क्या पढ़ रहे होंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान या अकार्बनिक रसायन, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब मैंने अगर आपको ऑर्गेनिक बोला, तो ऑर्गेनिक से आप ऐसे याद रखिए, हम क्या है? हम ऑर्गेनिक चीजों से बने हुए हैं। मतलब हम किस चीज से बने हैं? हमारी बॉडी का मेजर कंपोनेंट किसके पास है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हम किस चीज से बने हैं? बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमारा शरीर, मूलभूत चीजें जो हैं वो इन 3 चीजों से बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब भी मैं आपको कार्बन के बारे में स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे, जब हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं तो हम हाइड्रोजन के बारे में अपने आप से ही पढ़ लेते हैं। रीजन क्यों? क्योंकि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वर्ड लिख रही हूँ, हालांकि इस वर्ड को हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इसको एक दिमाग के कोने में डाल के रखिए। कैटिनेशन एक कार्बन जो कंपाउंड है उसकी एक प्रॉपर्टी है, जहां पे कार्बन का जो कंपाउंड होता है उसकी 4 वैलेंसी होती हैं, और कार्बन पूरी पीरियोडिक टेबल या पूरे 118 एलिमेंट में अकेला ऐसा तत्व है वो जो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स या सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है या बना सकता है, उसकी बैलेंसी की वजह से बना सकता है। तो कार्बन के बारे में जब भी आप पढ़ोगे, और कार्बन अलग से पूरा एक साइंस ही बना देता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से, अपनी कैटिनेशन की वजह से। आपके शरीर में जो भी चीज मौजूद है ना, चाहे आप ग्लूकोज की बात करो, आप शुगर की बात करो, आप प्रोटीन की बात करो, आप एंजाइम्स की बात करो, आप XYZ किसी भी चीज की बात करो, इस धरती पे मौजूद जो चीजें हैं वो कार्बन की बनी हुई हैं। तो कार्बन एक बेसिक और फंडामेंटल एलिमेंट है, तत्व है, जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको याद रखना है, फिजिकल मतलब किससे रिलेट कर गया? थोड़ा सा फिजिक्स पे आ गए हम, है ना। थोड़ी सी हम नाम भी देखिए, भौतिक विज्ञान या भौतिक रसायन हम इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को। तो भौतिक रसायन क्या होता है? यहाँ पे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हमने बात की यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए, तो जब भी हम चीजों को उनके तापमान,
टेम्परेचर या उनके प्रेशर पे बोलना शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज को हम तापमान पे या दबाव के आधार पे पढ़ते हैं तो उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री करके टर्म करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का वो हिस्सा जहाँ पे, और शायद मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा इजी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री ही लगती है, आप लोगों को भी लगेगी। जब हम मैटर पढ़ रहे हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, हम किसी चीज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैसों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। इतना चीज क्लियर है। अब कहीं कहीं पे ना आपकी कुछ किताबें होती हैं जिनको आप उठा के पढ़ते हो, जैसे आपने पढ़ना है, तो वहां पे केमिस्ट्री की 2 शाखाओं के बारे में और भी लिखा होता है, जिसमें से एक शाखा जो है वो क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे आप चीजों को या किसी भी एक कंपाउंड को उठाया, जैसे मैंने क्या उठाया, मैंने पानी उठा लिया, मैंने पानी उठाया। अब अच्छा ठीक, देखो अगर हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं ना, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम बात भी जरा केमिस्ट्री में ही करेंगे। हवा आ रही है नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। ऑक्सीजन में, हमारी हवा में, वायुमंडल में किसकी मात्रा ज्यादा है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। तो जरा केमिस्ट्री अच्छी करते हैं अपनी। केमिस्ट्री देखो नॉर्मल आपने वर्ड सुना होगा ना भाई, 2 लोगों के बीच की क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, मतलब उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। जरा उस तरीके से बात करते हैं। तो एनालिटिकल अगर केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है जहां पे हमने हाइड्रोजन या हमने पानी को उठाया और हमने पानी के गुणों को पढ़ना शुरू किया, ठीक है। गुण मतलब इसके फिजिकल गुण, इसके भौतिक गुण, कैसे मिल सकता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, घुलनशील पदार्थ है, हर चीज को घुलनशील में बदल देता है। पानी से पूछा जाए, पानी तेरा रंग कैसा, तो पानी का रंग कैसा, जिसमें मिल जाए उसके जैसा, है ना। किसी भी चीज में मिल जाता है उसके जैसा उसका रंग हो जाता है, गुण हो जाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण इसको बोला जाता है। किसी चीज में किसी चीज को मिलाया, उसके बाद क्या अभिक्रिया हुई, क्या रिएक्शन हुआ, तो ये क्या है, H2O, यानी कि हमने क्या बोला, केमिकल एनालिटिकल पार्ट हमने टर्म किया, राइट। अभी दूसरी चीज, एक और ब्रांच जो अलग से होती है, और ये एनालिटिकल हिस्से में गुण पढ़े जाते हैं किसी भी चीज के, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो। तो भौतिक में तो ये आ गया कि भाई पानी का रंग कैसा, ठीक है, और रासायनिक में आ गया कि पानी में अगर कुछ आपने नमक डाल दिया तो क्या रिएक्शन हुएगी, तो ये रिएक्शंस। नाउ एनालिटिकल के बाद दूसरी चीज आपको याद रखनी है, एक और केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। हालांकि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में पार्ट में इंक्लूड होती है, नाम भी आपको पता रह रहा होगा, जैव रासायनिक, ठीक है। आपने ये वर्ड वैसे भी सुना होगा कभी भी, बायोकेमिस्ट्री मतलब जैव रासायनिक, इसको हम बोलते हैं। तो जब भी थोड़ा सा हम बायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ मिला के देखते हैं तो क्या हो गया, जैव रासायनिक। अब अगर आप इसमें बोलोगे कि भाई ऐसा कैसे, बायोलॉजी में आपने केमिस्ट्री कैसे मिला दी, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि हमने खाना खाया, ठीक है, सिंपल सी चीज बता रही हूँ, बायो में हम कर भी चुके हैं ये पार्ट। हमने खाना खाया, ठीक है, खाना पचाने में कैसे मदद हो, खाना जो हम खा रहे हैं वो क्या है तो वो कार्बन है ना, जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या है, कार्बन है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। उसको पचाने के लिए या उसकी पाचन प्रक्रिया के लिए आपने कुछ चीजें इस्तेमाल की। आपने क्या इस्तेमाल किया, आपने उत्प्रेरक इस्तेमाल किए, ठीक है। क्या इस्तेमाल किया, कैटलिस्ट इस्तेमाल किए, ठीक है। अब ये कैटलिस्ट क्या है, हमने खाने में इस्तेमाल किए, तो कैटलिस्ट है क्या, बेसिकली कैटलिस्ट किसको हमने बोल दिया, हमारे एंजाइम्स को। तो जो हमारा खाना पचा रहा है, जो हमारा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पचा रहा है, वो क्या है, एंजाइम है, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक ने क्या कर दिया, पाचन की क्रिया को कंप्लीट किया, पाचन हमारा जो है, पाचन तंत्र में हमारा पाचन किया। क्या है ये, केमिस्ट्री है ना, है ना। कैटलिस्ट किस चीज के बने हैं, कार्बन के बने हैं। उनकी रिएक्शन या उनकी अभिक्रियाएं जो हैं वो केमिस्ट्री के बेसिस पे ही होती हैं। तो जरा उसके बेसिस पे हम इस चैप्टर को या बायोकेमिस्ट्री को हम यही सब कुछ पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट पढ़ना, जैसे आपने एक चीज पढ़ा है, बहुत मुश्किल पार्ट है, समझ नहीं आता आधे बच्चों को कभी भी। केमिस्ट्री का वो हिस्सा
जहाँ पे हम बायोलॉजी को ऐड कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आपको पता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हैं, क्या हम पहले तो कार्बोहाइड्रेट को अगर शर्करा के रूप में डिफाइन करें या शुगर के रूप में डिफाइन करें तो क्या हो जाती है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड। हम बोलते हैं कि भाई चीनी तो क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। अब स्टार्च क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया। डाइसैकेराइड क्या हो गया। तो जरा इन चीजों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में आपको बोलूंगी कि ये केमिस्ट्री की सबसे मुश्किल ब्रांचेस में से आती है, लेकिन हमें बेसिकली मूलभूत तरीके से ही चीजें याद रखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, यानी कि कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक विज्ञान की हम बात करेंगे, भौतिक रसायन की हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से बेसिक केमिस्ट्री इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है, सही है ये चीज, बढ़िया, इतना चीज समझ आ रहा है। ये रही अपनी ब्रांचेस की बात और अपने साइंटिस्ट्स वगैरह की बात। अब मैंने यहाँ पे सब कुछ मिटाया, खाली केमिस्ट्री लिखा है। क्यों? क्योंकि अभी हमें इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। सब कुछ पढ़ लिया, डेफिनेशन रह गई। यानी कि अगर हम केमिस्ट्री की परिभाषा देते हैं तो केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करोगे? केमिस्ट्री होता क्या है, किसी भी पदार्थ यानी कि किसी भी मैटर की कॉम्पोजिशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी मैटर के कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करी, यानी कि हमने उसका कॉम्पोजिशन, ठीक है, किस तरीके से वो बना है, उसके घटक की हमने बात की, ठीक है, उसका किस रेशियो में हमने इस्तेमाल किया, उसके बिहेवियर की हमने बात की, यानी कि उसके हमने गुणों की बात की, किस तरीके के गुण, या तो आप भौतिक गुण ले लीजिए यानी कि फिजिकल, या फिर आप कैसे रासायनिक गुणों के लिए अगर आप बात करते हो, यहाँ पे रासायनिक गुणों की बात की, तो क्या हो जाता है, केमिस्ट्री। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर्स, ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री बोला जाता है। और अगर हम यहाँ मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर आप याद रखिए, हर चीज जो बनी होती है, आप, मैं, ये बोर्ड, ये मार्कर, ये कॉपी, किताबें, जो भी चीज बनी होती है वो किस चीज की बनी होती है, मैटर की बनी होती है। और मैटर किस चीज का बना होता है, एटम का, ठीक है, छोटा सा एक एटम। और यानी कि मैटर को हम क्या बोल सकते हैं कि मैटर किस चीज का बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि अणुओं और परमाणुओं का बना होता है। अब ये चीज को आप थोड़ा समझने के लिए आपको कोई एग्जाम्पल इमेजिन करना पड़ेगा। और एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको इमेजिन करवाती हूँ, जैसे बहुत ही आसान सा एक एग्जाम्पल, अगर हम बारिश की छोटी सी एक बूंद, ठीक है, मैं पानी नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं क्या बोल रही हूँ, बारिश की एक छोटी सी बूंद के लिए अगर हम बात करें कि उसमें कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिए, बारिश की एक छोटी सी बूंद में 10⁻21, ठीक है, आप गलत ना समझो इसको, इस तरीके से लिखते हैं, एक बारिश की छोटी सी बूंद में 10⁻21 पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। मेरे ख्याल अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी। हर एक चीज किसकी बनी है, हर एक चीज क्या है, मैटर, ठीक है, मैटर किसका बना है, पार्टिकल का, पार्टिकल किसके बने हैं, एटम के। और इस पार्टिकल को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि हर एक जो चीज है, हर एक जो मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना है। तो एक छोटी सी मैंने बोला यहाँ पे कि बारिश की कोई बूंद यानी कि एक सिंपल रेन वाटर ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप मैं बोल रही हूँ, पानी भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बूंद या एक छोटा सा ड्रॉप बोल रही हूँ। एक छोटी सी पानी की बूंद या एक छोटा सा रेन का ड्रॉप इज मेड अप ऑफ व्हाट, 10⁻21 वाटर मॉलिक्यूल। समझ रहे हो आप, 10⁻21 वाटर मॉलिक्यूल। तो एटम कितनी छोटी सी चीज होगी, एटम कितनी छोटी सी चीज है, ये आप सेल से जरा कंपेयर करिए। हमारा बॉडी कम से कम 7 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ है। इमेजिन कर सकते हो आपकी सबसे छोटा सेल कितना होगा, इमेजिन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक छोटी सी चीज मैं आप बताती हूँ, आपके पास एक पेपर है,
ठीक है। एक सिंपल पेपर अगर हमने बात की, एक छोटे से पेपर के लिए मैं आपको बात कर रही हूँ, जैसे ये छोटा सा एक पेपर है, ठीक है। इस पेपर पे आपके घर में जो सबसे छोटी पतली पिन होती है ना, सेफ्टी पिन आपको पता है, सबसे छोटी पतली पिन को भी जब आप इस पेपर में पास करोगे ना, उस पिन से बना हुआ छेद, ठीक है, वो जो होल होगा दैट कंटेन्स एटलीस्ट 10⁻10 सेल्स, ठीक है, 10⁻10 सेल्स। इमेजिन कर पाओगे एक छोटा सा होल, ठीक है, उसमें आपकी बॉडी के कितने सेल्स आ सकते हैं, 10⁻10 सेल्स वहां पे ऐड हो सकते हैं। उसी तरीके से जब हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि परमाणु पदार्थ की एक सबसे छोटी इकाई के लिए बोला जाता है। तो अपन जो है वो हम क्या करने वाले हैं, मेटल्स के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्लास के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्लास आपकी कैसे जाएगी। थ्योरी पार्ट हम कर रहे हैं, क्विज में आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन लगाने हैं। फ्राइडे को टेस्ट हुआ करेगा, मंडे से थर्सडे जो भी हम पढ़ेंगे उसको फ्राइडे को क्वेश्चंस करेंगे। तो इन क्लासेस में आप प्लीज करके क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और जहां तक ये हिंदी और इंग्लिश वाली बात है तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि आपने ये चीजें कभी नहीं पढ़ी हैं इसलिए आपको ये हिंदी इंग्लिश, क्योंकि आपको अपने आप को समझाने के लिए एक बहाना चाहिए होता है कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं समझ आ रहा, शायद ऐसा कुछ है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें बिल्कुल उसी तरीके से जा रही हैं जैसे कि जानी चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे